एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, आत्मकथा नहीं है। क्योंकि आत्मकथा होती तो ये क्या अपने जीवन की सिलसिलेवार घटनाएं सारी वर्णित करती, पर ये इसमें सारी घटनाओं का वर्णन नहीं है। इसमें मन्नू भंडारी ने सिर्फ अपने जीवन के उन विशेष व्यक्ति या उन घटनाओं को लिखा है जिन्होंने उनको प्रभावित किया है। इसलिए हम इसे आत्मकथा न कहकर इसे हम आत्मकथा स्वरूप या आत्मकथा जैसी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक कहानी ये भी, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी छत में पिताजी का साम्राज्य था। वो बता रहे हैं कि हमारा जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, और लेकिन जब ये इन्हें याद कब से है, अजमेर के, जब ये अजमेर में शिफ्ट हो गए, वहाँ ब्रह्मपुरी नाम का एक मोहल्ला था, वह 2 मंजिला मकान में रहते थे। उसके ऊपर वाली मंजिली में इनके पिताजी का साम्राज्य था, मतलब पिताजी का भी जो भी सामान है वो रखा रहता था वहाँ, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों और पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। वहाँ क्या उनकी पत्र पत्रिकाएं फैली रहती थी, रखे और अखबार पढ़े रहते थे, वहाँ कुछ अपना खुद पढ़ते रहते थे या फिर दूसरों को बताते रहते थे, डिक्टेशन देते रहते थे, मतलब दूसरों को लिखाते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी और हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। और फिर लेखिका कहती है कि नीचे वाले जो पोर्शन में हम अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते थे और हमारी जो माँ थी व्यक्तित्व विहीन माँ। क्योंकि व्यक्तित्व विहीन उन्होंने इसलिए कहा है कि उन्होंने कुछ भी, मतलब जो उनके ऊपर लादा गया उन्होंने क्या चुपचाप सह लिया, तो इसलिए वो उन्हें अपने आदर्श नहीं बना पाए, इसलिए उन्हें क्या व्यक्तित्व विहीन लेखिका ने यह कहा, जो सुबह से शाम तक वो सिर्फ इच्छाएं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती रहती थी, उसमें हमेशा तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। देखिए जहाँ होता है ना मध्य प्रदेश में भानपुरा में, तो भानपुरा कहाँ पड़ता है, इंदौर में, तो इंदौर में ही ये जन्मे थे। तो अजमेर से पहले कहाँ थे, इंदौर में थे। वहाँ क्या था, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, पहले बहुत अच्छे थे, ये मान सम्मान था, नाम था, और तो और कांग्रेस के साथ भी समाज सुधार के कार्यों से जुड़े हुए थे इनके पिताजी। तो शिक्षा के वे उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी था। वो लोगों को पढ़ाते भी थे, बच्चों को बुलाकर, और बाद में वो बच्चे जिन्हें पढ़ाया था वो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँच गए, मतलब अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिल गई उनको। ये खुशहाली के दिन थे, बहुत उनके अच्छे से दिन थे, अच्छे चल रहे थे सब कुछ। उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, खूब अच्छे से खर्चे भी करते थे, तो उसके सब तारीफ करते थे। और उनके लिए लोग कहते थे बहुत ही कोमल हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, शहर के लोग तारीफ करते थे। पर दूसरी ओर क्या है, वो एक बहुत ही क्रोधी और अहमवादी भी थे। क्योंकि पर ये सब तो मैंने केवल सुना है, लेकिन कह रही ये तो मैंने खाली सुना है कि वो कोमल थे, संवेदनशील थे और बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। पर लेकिन उसने कब देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावेश को ढोते पिता थे। तब क्या थे, ये कोमल और संवेदनशील तो उसने देखा ही नहीं, वो उसके भग्न आवेशी की लोग कहते हैं हाँ ये ऐसे थे कि कोमल थे, संवेदनशील, उन्हें पता ही नहीं कि हाँ थे, लोग कहते हैं। तो इस भग्न आवेश मतलब उसके टुकड़े हो गए, कोमल और संवेदनशील जो व्यक्ति थे उनका है ही नहीं कुछ। तो अब क्या रह गया, एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, जिस कारण से वो इंदौर से अजमेर आए थे। तो क्या हुआ, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहाँ शिफ्ट हो गए तो उन्होंने जो अपना काम अधूरा रह गया था, शब्दकोश लिख रहे थे, वो आगे लिखने लगे। तो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, इस तरह से पहले कभी किसी ने लिखा नहीं था, तो इनका पहला शब्दकोश था। इससे क्या हुआ, उन्हें बहुत ही यश और प्रतिष्ठा वहाँ भी मिली, पर क्या अर्थ नहीं मिला। जिससे आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे थे, वो वहाँ पे पैसे नहीं मिला। अर्थ का मतलब यहाँ पैसे से है, रुपए से है, वो नहीं मिला। शायद गिरती आर्थिक स्थिति से उनकी क्या मनस्थिति और खराब हो गई और चिड़चिड़े हो गए। व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। जो उनके अंदर जो कोमल और संवेदनशीलता थी वो क्या है, वो निचोड़ गई, खत्म हो गई। अब क्या सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और क्या धन के मामले में बहुत ही परेशान रहने लगे, उनके लिए मतलब पैसे की कमी होने लगी, और अधिक विस्फारित उनका अहम और उसका अहम था वो इतना बढ़ता जा रहा था कि मतलब अपनी जो की पैसे की दिक्कत है, इससे उसे किसी से शेयर भी नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं, अपने बच्चों से तो ये बात शेयर करें कि हाँ हमें ये दिक्कत है, ये क्या। उनकी जो नवाबी आते थी, अधूरी महत्वाकांक्षा, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर से रखते चले जाने के कारण यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती, थरथराती अपने हाथों में विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी,
वे अपनी आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने लगे थे। तो क्या क्या था कि मतलब उनकी जो भी आदतें थी पहले वो अभी अच्छी आदतें थी, क्योंकि अच्छा खान पान सब अच्छे रहते थे, पर उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई। अब अधूरी रह गई तो उन्हें क्रोध आता। क्रोध का गुस्सा किस पे उतारते थे? वो माँ पे उतारते थे। वो हमेशा क्या कंपाती और थरथराती रहती थी, उनकी आवाज़ सुनकर डर जाती थी एकदम से। अपनों पता नहीं ऐसा लग रहा था जाने उनके अपनों ने ही उन्हें इस तरह की चोट दी, जिसके कारण वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। तो वो आगे कहती हैं कि अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोग उसकी चपेट में आते रहते थे। वो कह रही कि मतलब किसी विश्वासघात, मतलब उनके जानने वाले ने ही विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से पहले तो वो आंख मूंद पर सबका विश्वास कर लेते थे, पर अब उन पे उनका सारा जो विश्वास करने था वो सब टूट गया। कोई किसी विश्वास बहुत ज़्यादा शक्की किस्म के हो गए थे, और हम लोग उनकी चपेट आ गए, क्योंकि वो हम ही लोग आसपास रहते, तो इसे हम ही लोगों पे शक करते रहते थे। पर ये पितृ कथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबियाँ और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं, हम ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि वो तो इसलिए बता रही हैं कि वो देख रहे हैं कि अपने पिताजी की कौन सी अच्छाई बुराई मेरे अंदर आ गई है। यह कि जाने अनजाने किए गए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। वो कह रही है, लेखिका कह रही है कि मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि पिताजी ने कैसा व्यवहार मेरे साथ किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि उन्होंने काली कहा होगा उनसे, है ना, दुबली मरियल, इस तरह से बोला होगा। और चूंकि वो पिताजी के उनके गोरे लोग पसंद थे, तो उनसे 2 साल बड़ी जो बहन थी सुशीला, वो गोरी थी, स्वस्थ थी, तो उससे तुलना करते रहते थे। तुलना से क्या हुआ, उसमें हीन भाव आ गया लेखिका में। तो बाद में उसने अपने अंदर विशेष करने की कोशिश की, उन्हें लिखना शुरू किया, नाम प्रसिद्धि भी पाली, परंतु वो जो हीन भावना जो पैदा हो गई उससे वो अभी तक नहीं निकल पाई। लेखिका कह रही, आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। मतलब आज भी अगर कोई अच्छा भी बोलता है तब भी उन्हें संकोच होता है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि उनसे इतना ज़्यादा उन्हें बुरा भला कहा है इस चीज़ को लेके कि तुम दुबली हो और पतली हो, काली हो, इस तरह से क्या वो उस चीज़ से उबर नहीं पाई है, उनके अंदर भर गया है बिल्कुल भी। तो किसी परत के नीचे दबी हीन भावना जो अब उन्हें कोई कितना भी वो मान सम्मान प्राप्त कर ले, पर उन्हें क्या बिल्कुल भरोसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यार ये सब मुझे तुक्के से मिल गया है, अचानक ही मिल गया है, इसके लिए ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता है ना। पिताजी की जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की ही झलक दिखाई देती है। कह रही, पहले हमें पिताजी का शक्की स्वभाव बहुत खराब लगता था, भन्ना जाती थी, मुझे गुस्सा आ जाती थी उनके शक्की स्वभाव को देखकर। पर आज जब मेरे साथ ऐसे होता है कि तो मैं खुद अपने अंदर वही शक्की स्वभाव महसूस करने लगी हूँ कि यार मेरे अंदर तो नहीं वो शक्की स्वभाव आ गया उनका। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघाती गहरी व्यथा से उपजा शक, वो वाला शक जो पिताजी को उनके किसी जानने वाले ने ही दिया था, विश्वासघात करके इससे शक हो गया। अब उस तरह से वही मुझे लग रहा है कि कहीं मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं आ गई है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिता ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे ना जाने कितने रूपों में मुझमें हैं, और कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। तो ये कहे जैसे जब हमें होश आया तो हमें पिताजी से मतलब टक्कर ही चलती रही, मतलब उनकी बातें हमें विपरीत, हमारी बातों से विपरीत ही रहती रही, वे ना जाने कितने रूपों में मुझमें। तो वैसी अब कुंठाएं हमारे अंदर भी आ गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुंठाओं के रूप में जैसे प्रतिक्रिया देते थे वो रूप में वो हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करते थे, अब हम करने लगे हैं।
केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। ये कह रही हैं कि बाहरी भिन्नता के आधार पर और अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि उनका ये बात उन्हें नहीं पता है कि उनके भीतर ये उन्होंने कहीं से उन्हें धोखा मिला है जिस वजह से ऐसा हुआ वो वही चीज़ हमारे साथ है। ये क्या लोग नहीं समझ सकते हैं? समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में भाग कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। ये कह रहे अब जैसे समय बदल गया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल जाने के बाद भी हम पूरी तरह से नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि जो कुंठाएं हमारे मन में जग गई हैं वो हमें आज भी उसकी याद दिला देती हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। फिर अपनी माँ के बारे में बात लिखिएगा, अपनी माँ के बारे में करें कि हमारी जो है पिता के जो स्वभाव था उसके ठीक विपरीत थी उसकी माँ। बेपढ़ी लिखी माँ, ना पढ़ी थी ना लिखी थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य, उनमें तो धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य था और सहन शक्ति थी शायद उनमें, और सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी। पिताजी हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार कर दी थी। वे पिताजी चाहे जितनी ज्यादती कर लें, ज्यादती मतलब गलत चीज़, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो अगर कर दें उसे बोलते हैं ज्यादती। तो जितनी ज़्यादा ज्यादती कर लें तो वो क्या है, वो अपना मानते हैं हाँ ठीक है हमारा कर्तव्य ये कह रहे हैं हमें तो करना ही है। और बच्चे कुछ भी कह दें, चाहे उचित फरमाइश कर दें कि ये खाना है, हमें ये बनाना, हमें ये ला के दो, वो ला के दो, वो तो उनका भी अपना फ़र्ज समझ कर बहुत सहज भाव से ठीक है कर देंगे, कर दी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, केवल दिया ही है हमेशा। क्योंकि उस लेखिका ने ये बातें नोटिस की हैं कि उनकी माँ ने केवल दिया ही है, अपने लिए नहीं करे। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। मतलब वो उनसे सहानुभूति थी, सब कुछ था, लेकिन वो मेरी आदर्श नहीं बन सकी। उनका त्याग ना उनकी सही सोच था कि वो सब मैं देख रही हूँ कि कितने त्याग करती है, कितनी सहिष्णु है, कितना धैर्य है, सब कुछ है, लेकिन वो मेरी आदर्श नहीं बन सकी। क्योंकि इतना भी धैर्य जिसका व्यक्तित्व ही ना रहे, इतना बर्दाश्त करना भी ठीक नहीं होता है ना। खैर जो भी हो, ये पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पे लौटती हूँ। लेखिका कहती चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। ये बता रही हैं कि हमारे 5 भाई बहन थे, उसमें 5 भाई बहनों में हम अपने सबसे छोटे थे। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। क्योंकि छोटी बच्ची थी 7 साल की, तो अब बड़े हो गए तो हमें धुंधली सी याद रह जाती। तो वही बता रही कि जब बड़ी बहन की शादी हुई थी तो मैं 7 साल की थी और वही मुझे थोड़ा बहुत याद है अभी तक। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी सुशीला और मेरे घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी सुशीला के साथ जो उन्होंने गेम खेले उन सब के बारे में बता रही कि सतोलिया खेली, लंगड़ी टांग खेली, पकड़म पकड़ाई खेली, काली टीलो, ये सारे गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। तो अब आस पड़ोस की सहेलियों के साथ भी खेलें, तो वो याद है उन्हें। यूँ खेलने को तो हम अपने भाई बहनों के साथ गिल्ली डंडा भी खेली है और पतंग भी उड़ाई है, कांच पीसकर मांझा सूतने का भी काम किया है इन्होंने, देखिए। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। क्योंकि उन कामों में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था जो घर के बाहर के थे। पर उनके पिताजी की तो हिदायत थी कि घर में रहना, सीमा बना रखी, तुम्हें घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। जहाँ जाने के लिए वो मना करते थे क्योंकि वो शक करते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, अब आजकल तो होता है सब अपने अपने घरों में रहते, कोई किसी को पता भी नहीं था मोहल्ले में कौन रहता। पर पहले क्या था, पहले तो एक मोहल्ले में अगर किसी घर कुछ हुआ तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। तो वही बता रहे कि हमारा तो पूरा घर ही पूरा मोहल्ला था, तो हम किसी के घर में जाने में कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित
अनुसूचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। वो आज के महानगरीय फ्लैट के कल्चर पे भी व्यंग कर रही हैं, कह रही हैं कि देखो कैसा बना दिया है, पहले तो हमारा पूरा मोहल्ला ही घर होता था, अब तो हम सब संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए, हमें पता ही नहीं हमारे पड़ोस में कौन रहता है, हम किसी कुछ जरूरत पड़े तो हम कह भी नहीं सकते, असहाय है बिल्कुल। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। उन्होंने आसपास के ही जगह से अपने पात्र चुने हैं, तो वही मोहल्ले में ज़्यादा वो आती जाती रही हैं, तो उसे उन्होंने अपनी जो कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से लिए हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार कर अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानी लिखते समय हुआ, क्योंकि सिर्फ 1-2 परिवार के जो थे उनको छोड़कर बाकी जो आसपास के लोग थे वही थे। तो जब उनके बारे में लिखा है तब उन्हें एहसास हुआ है कि कितनी हम इनसे अटैच थे। हम इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाग भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया। मतलब ये सब कुछ नहीं भूली हैं, जिससे ज़्यादा बहुत अटैच थी कि वो कैसे बोलता है, कैसी भाषा थी उसकी, सब कुछ उन्हें मतलब कुछ भी धुंधला नहीं, सब कुछ याद है अच्छे से, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से भी उतरते चले गए। इसके लिए कोई उन्हें प्रयास नहीं किया, वो अपने आप ही उनसे इतने अटैच हो गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। वो बता रही हैं कि उस समय जिन्होंने अपने दास साहब के बारे में लिखा होगा तो उसी के बारे में बता रही हैं कि वो एकदम से अचानक से मतलब याद आ जाती तो पूरी बात लिख देती हैं। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। मतलब जो लड़की जो है 16 वर्ष की हो और शिक्षा मैट्रिक पढ़ी हुई हो। तो सन 44 की बात कर रही हैं कि सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। जब जो इनकी जो बहन सुशीला थी जिसके साथ वो इनके फादर कंपेयर करते रहते थे, तो जब ये इनकी शादी हो गई, फिर इनके जो भाई थे वो भी बाहर चले गए, पढ़ाई के लिए आगे चले गए। तब जब ये चले गए हैं तब इन्हें अपने वजूद का एहसास हुआ है कि हम क्या हैं। पिताजी का ध्यान पहली बार, क्योंकि जब बड़े बच्चे चले गए तो जाहिर सी बात है फिर छोटों की तरफ भी ध्यान आता है, तो पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ सुगृढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्र बनाने के नुस्खे चिटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह था मैं रसोई से दूर ही रहूं। अब जब पिताजी का ध्यान उन पर आया तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम घर में रह के काम सीखो, घर कुशल गृहिणी बनो, खाना बनाना सीखो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम रसोई से दूर रहना। रसोई को वो भटिया खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। भटिया खाना, क्योंकि भट्टी होती है खाना बनाने वाली है ना, जिसपे हम खाना बनाते हैं। पहले तो आप तो गैस और चूल्हे कुकर आ गए, पहले क्या है उसे भट्टी होती थी, इस पर हम खाना बनाते थे, तो वही भटिया खाना कहते थे। कि वहाँ पर उसमें क्या है, वहाँ जब जो अंतर चला जब अपनी प्रतिभा और जो भी क्षमताएं उसको क्या करेंगे भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते थे, जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। बहस करना पिताजी को उनके बहुत पसंद था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने को कहते। बहस करते समय जब हम चाय पानी देने जाते थे तो मुझसे भी कहते थे तुम भी बैठ जाओ। वे चाहते थे मैं भी वही बैठूं, सुनूं, जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी जानते थे। अब मुझ पर ध्यान देने लगे थे। देश में जो भी कुछ हो रहा है, सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध मतभेदों की मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी, क्योंकि ये तो पता था कि 42 के आंदोलन के बाद देश खोल रहा है, पर राजनीतिक पार्टियों में क्या चल रहा है ये कह रही मुझे कुछ नहीं पता था। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा तुम यहाँ बैठो, सुनो, देखो, समझो। क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से मन जरूर आक्रांत रहता था, लेकिन जब उन सुनते थे कि हाँ को शहीद हो गया तो इससे क्या था, मन जो है वो दुखी हो जाता था। 10वीं तक ये आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी।
कुछ पता नहीं था, लेकिन तब भी हम सुनते थे और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ते थे। और कोई भी किताब मिल जाए, ये नहीं कि उस लेखक ने लिखी है उसकी कहाँ अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, जो किताब मिल जाए वो पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। उनके किसके परिचय हुआ? शीला अग्रवाल से। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। ये क्या, 1 साल पहले ही इसको कॉलेज का दर्जा मिल गया। वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया, फिर उनको साहित्य के बारे में बताया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। जैसे पहले हम कोई भी किताब लेके पढ़ लेते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, जो शीला अग्रवाल थी, जो हिंदी की प्राध्यापिका थी, उन्होंने बताया कि चुनाव करके पढ़ने में और मात्र पढ़ने में बहुत अंतर है, इसलिए किताबें चुन के पढ़ा करो। खुद चुन चुन कर किताबें दी उन्होंने, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। और 2 साल बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। और फिर 2 साल में ही पहले ये वाले लेखक आते थे, है ना, प्रेमचंद की ये चल रही थी, शरद चंद्र चल रहे थे, पर अब क्या, जैनेन्द्र आ गए, अज्ञेय आ गए, यशपाल आ गए, भगवती चरण वर्मा आ गए। फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी को छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकर्षित किया। सबको जैनेन्द्र जी की शैली बहुत अच्छी लगती थी। और सुनीता बहुत अच्छा उपन्यास लगा। अज्ञेय जी का शेखर उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, पढ़ा जरूर। उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समझ नहीं पाया। उस समय चूँकि वो थोड़ी छोटी भी थी, तो हो सकता है उन्हें समझ ना आया हो। कुछ सालों के बाद नदी के दीप पढ़ा तो उनके मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। तब उन्होंने फिर से दोबारा वो वाला पढ़ा। जब उस समय तो समझ में नहीं आया था, पर जब उन्हें नदी का दीप पढ़ा तब उन्हें लगा कि हाँ, अब हमें समझ में आ रहा है। तो उन्होंने फिर से वो वाला उपन्यास पढ़ा, शेखर एक जीवनी, फिर से पढ़ लिया, इस बार कुछ समझ के साथ। अब उन्हें समझ में आया ये शायद मूल्यों के मंथन का युग था, क्योंकि पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। मतलब कि जो भी चीज़ मूल्य बदल रहे थे, तो वही बता रहे कि लोग मतलब क्वेश्चन मार के नहीं, प्रश्न नहीं उठा रहे थे, बल्कि क्या थे, उनको समाप्त किया, जो गलत चीज़ें उन्हें समाप्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में कितना समझ सकती से समझा। मतलब खूब पढ़ी भी है। और फिर उन्होंने जो उनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनके साथ में बहस करके बहुत कुछ समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शुरुआत इनके पिताजी ने की थी, पर जो शीला अग्रवाल ने उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। पहले तो वो घर में रहती थी, पिताजी घर में बहस करते थे तो वही सुनती थी, पर अब क्या उन्होंने बहस कर करके उन्हें इस तरह बनवा दिया, इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि वो जाकर वहाँ सक्रिय भागीदारी भी कर सकती थी। सन 46-47 के दिन बेस्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ उस समय निकल रही थी, हड़तालें हो रही थी, जुलूस हो रहे थे, भाषण दिए जा रहे थे, हर शहर का चरित्र था पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ। इन सबसे जुड़ना हर युवा को, सब जुड़ना चाहते थे, सब हड़तालों में जाना चाहते थे, फिर जुलूस में भाषण देना चाहते थे, प्रभात फेरियाँ सब। और मैं भी युवा थी। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रग रग में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति तो ये हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। इससे क्या हुआ, जब एक बवंडर जो ये चल रहा था स्थितियाँ, और एक घर में ऐसे हो गए कि पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच ही उठी बैठूं, जानू समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी को दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए ये रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की
और तब तक ये चलता रहा। वो ये बता रही हैं कि पहले तो वो उनके पिताजी चाहते थे ना घर में ही रहो, घर में ही रहकर जो भी सुनो देखो, लेकिन शीला अग्रवाल से बहस करते करते उनके जो है अंदर रगों में खून जो है बिल्कुल लावा बन गया था। तो वो बाहर का माहौल ही ऐसा था कि वो वहाँ लड़कों के साथ जा रही थी, नारे लगवा रही थी, हड़तालें करवा रही थी, सड़क नापती, पर उनके पिताजी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन उनके अंदर जो लहू बह रहा था, जो लावा बन चुका, उसने उनकी क्या सारी जो है वर्जनाएं, निषेध जो भी थे, भय, उनके पिताजी का जो डर था वो सब उनका ख़त्म हो गया था। तब से वो पिताजी से टक्कर लेती आ रही हैं और फिर उन्होंने राजन जी से शादी की। तब तक ये उनका सिलसिला चलता ही रहा। यश कामना कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि उनके जीवन की धुरी था ये सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। अब ये मुझे समझ में अभी तक नहीं आया है। मन्नू भंडारी कह रही कि मुझे नहीं समझ में आया है कि ये यश कामना के लिए करते थे कि यश की उन्हें लालसा थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी दुर्बलता थी उनके जीवन की धुरी था ये सिद्धांत कि कुछ विशिष्ट बनकर ही रहना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते मैं 1-2 बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। तो ये कह रही, चूँकि पिताजी की एक चीज़ ये अच्छी थी कि वो ये चाहते थे ना कि नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, तो इस वजह से ही मैं मतलब पिताजी की डांट से बच गई थी। क्योंकि जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया कि पिताजी आए और मिले, क्योंकि मैं जगह जगह जाके नारे लगा रही थी, हड़तालों में सक्रिय भाग ले रही थी, तो जब पिताजी आए हैं कि प्रिंसिपल का पत्र देखकर, तो ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाए कि नहीं छोड़ेगी। पत्र पढ़ते ही पहले तो पिताजी ने कहा, आग वो भूला होगा, गुस्सा हो गया कि ये लड़की मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। ऐसे गुस्से में भरनाते हुए, बड़बड़ाते हुए वे गए। फिर लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। मुझे लग रहा था अब तो पिताजी को प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेगी और मुझे आकर बहुत ही डांट पड़ेगी, इसलिए वो पहले ही जाके अपनी सहेली के यहाँ बैठ गई जाके। ठीक है, फिर क्या होता है कि माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाए, जब आके घर पे खूब गुबार मतलब सारा गुस्सा निकाल ले तब मुझे बुला लेना। लेकिन जब माँ ने कहा कि वे तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते, फिर भी मैं डरते डरते गई। सारी कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे में चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। तो वहाँ पिताजी बता रहे हैं उन्हें कि अरे वहाँ पे तुम लोग तो बड़े, तुम पे तो डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हो, अगर तुम इशारा कर दो तो तुम्हारी तो वहाँ बहुत चलती है। वो तो बहुत खुश हो गए। कहाँ तो जाते समय पिताजी का मुख दिखाने से घबरा रहे थे, वहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि ये तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कैसे रोक लग सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं अबाक, मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। वो तो बहुत खुश हो गए, कह रहे ये तो सब चल ही रहा है। एक घटना और है, अब एक घटना और बता रही हैं। ये तो उन्होंने कॉलेज वाली बताई थी। उसी आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज और स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था कि सब बंद रहेंगे। जो नहीं कर रहे हैं, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था कि वहाँ जाकर सब बंद करवाएंगे। शाम को क्या हुआ, शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ। फिर भाषणबाजी हुई। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकिया नूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता। उसने, इनके पिताजी के मित्र ने देख लिया कि कैसे वो लड़कों के साथ हड़तालें करवाती फिर रही है, और उसके लिए मन्नू भंडारी के लिए उन्होंने उल्टा सीधा बोला कि कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरूद का ख्याल भी रह गया है आपको नहीं।
रह गया है। बे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे। उसने गुस्से से अब आने दो, मन्नू को देखते हैं, बस अब यही बाकी रह गया है, लोग आकर थू थू करके चले जाएं, बस करो। मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद। उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया, अब मन्नू घर से बाहर नहीं जाएगी। इस बात से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी। पिताजी एक बेहद ही अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं बल्कि अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। फिर दूसरे मित्र आ गए वहाँ पर, जो मतलब सबसे प्रतिष्ठित थे और सम्मानित थे, अम्बालाल जी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। भी बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। वो बता रहे थे पहले मित्र ने तो बहुत गुस्सा दिला दिया, पर दूसरे मित्र ने तो बिल्कुल शांत कर दिया और उनका जो भी संतोष आ गया चेहरे पर, गर्व में बदल गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता ही है क्या, तो उस समय मेरी उम्र ही थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह है कि उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते जाना इसके मूल में रहा हो। क्योंकि ज़्यादातर वहाँ लड़के ही थे, लड़कियाँ कोई थी नहीं, बस जो कि ये लगातार बोलती चली जा रही थी, बिना संकोच की बोलती जा रही थी। तो इसे लग रहा है कि हम ये चीज़ मूल में बेस नींव जो है इसकी ये रही होगी, जो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और प्रबल बनने की लालसा थी, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी सजगता थी कि सामाजिक छवि न बिगड़े। विशिष्ट भी बनना है, प्रबल भी बनना है, पर सामाजिक छवि को भी लेकर चलना है। पर यह क्या संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं? इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। तो ये बात तो पिताजी को समझनी चाहिए थी कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का। अगर विशिष्ट और प्रबल बनना है तो कुछ विशेष भी तो करना ही पड़ेगा ना। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर होड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दी। हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। उस समय चूँकि शीला अग्रवाल ने ही इनको खूब अच्छे से करा और लड़कियों को भी वो सब समझाती थी, रास्ता दिखाती थी, तो इसलिए इनको क्या किया, नोटिस थमा दिया गया, इनकी क्लासेस बंद करवा दी गई लड़कियों की। होड़दंग तो बाहर रहकर भी मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। तो कॉलेज नहीं जा रही थी तो क्या हुआ, बाहर रहकर इन लोगों ने हुड़दंग मचाया। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रसिद्ध खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। पर चूँकि हम आज़ाद हो गए, सबसे बड़ी जीत की खुशी तो यही थी हमारे लिए। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये सबसे बड़ी जीत की खुशी थी उनके लिए। तो इसके लिए 3rd ईयर खोलना पड़ा। ये खुशी तो बहुत छोटी पड़ गई। सबसे बड़ी खुशी तो उन्हें 15 अगस्त 1947 भारत के आज़ाद की मिल गई। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।